हेलो एवरीवन। आज से मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे इस चैनल पे। और चूंकि हिस्ट्री अगर अमूमन देखा जाता है कि हिस्ट्री को लोग जो हैं वो रटने की चीज़ मानते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका क्रोनोलॉजी। हिस्ट्री को आसान बनाने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को क्रोनोलॉजी में वाइज पढ़िए और लिंक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पढ़ना। मॉडर्न इंडिया शुरू कहाँ से होता है? मॉडर्न इंडिया शुरू होता है आपका लैटर मुगल से, जहां से डिक्लाइन शुरू होता है आपका। यहीं से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर। तो इस सीरीज में हम लोग किस किस बुक का सहारा लेंगे इसको पूरा करने के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर क्रोनोलॉजी ढंग से नहीं दी गई है, वो इंटरमिक्स कर दिया गया है और प्रॉपर मैनर में वो बिगिनर के लिए मुझे सही नहीं लगता। उससे बहुत अच्छी बुक है आपका सोनाली बंसल। इससे आप प्री मेंस दोनों आसानी से कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से एक बिगिनर भी अगर अपने से किताब खोलता है वो भी आसानी से इसको पढ़ सकता है। बहुत ही अच्छी क्रोनोलॉजी वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम लोग लेटर मुगल से आज शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया पढ़ना। लेटर मुगल हमारा ये रहेगा। लेटर मुगल में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि औरंगजेब जो था इसका डेथ कब हुआ? 3 मार्च 1707 में दौलताबाद। तो उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ मुगल एम्पायर का। वॉर ऑफ सक्सेशन औरंगजेब के 3 बेटों के बीच। पहला कौन था? मोहम्मद मुज्जम। दूसरा कौन था? मोहम्मद काम बख्श। तीसरा कौन था? मोहम्मद आजम। ठीक है, ये काम बख्श जो था, एक सेकंड में चेंज कर लेता हूँ पेन। काम बख्श जो था ये औरंगजेब का डियरेस्ट वन था। ठीक, डियरेस्ट वन ये काम बख्श था आपका। इसने क्या टाइटल लिया? दीन पनाह। इसका मतलब सेवियर ऑफ रिलीजन। इसको औरंगजेब ने टाइटल दिया। और ये जो इस वॉर ऑफ सक्सेशन में आपका मोहम्मद जो मुज्जम था, ये इसने विक्ट्री इसको मिलती है। ठीक है, ये लास्ट में विजयी होता है। और ये मुज्जम जो होता है आजम को मार देता है पहले। कहाँ मारता है? ये बैटल ऑफ जजाऊ, इसको मार दिया। आगरा और ढोलपुर के बीच है। काम बख्श को भी ये मारने में सफल होता है। कहाँ पे? बैटल ऑफ बीजापुर। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे आपका आगे का जो भी मुगल रहा। ये यहाँ पर जीत जाता है मोहम्मद मुज्जम। अब मोहम्मद मुज्जम जो है जीत गया ये। फिर अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करता है। एम्परर डिक्लेयर किया। टाइटल क्या लिया? बहादुर शाह
वन। ठीक है, तो पहला जो है बहादुर शाह वन हम लोग देखेंगे। इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, कि बहादुर शाह जो 65 साल की उम्र में ये थ्रोन पे बैठा था। ठीक है, इसका ऋण क्या हुआ, 1707 से 1712, 5 साल के लिए इसने रूल किया। इसका एक और नाम हुआ करता था, शाह आलम वन। इसने औरंगजेब की बहुत सारी जो स्टाउंच पॉलिसीज थी उसको रिवर्स करने का भी काम किया इसने। थोड़ा सा ये टॉलरेंट भी था टुवर्ड्स हिंदूज, कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह इसके दिन में नहीं पाया जाता है वैसा। एक दूसरा फैक्ट इसके बारे में, दूसरा इसके बारे में फैक्ट है कि हिस्टोरियन हिस्टोरियन खफी खान ने जो है इनको क्या कहा, शाही बेखबर। तीसरा फैक्ट इनके बारे में, जो साहू जो था मराठा वॉर ऑफ सक्सेशन उधर चल रहा था, साहू साहू जो थे वो उनको मुगलों ने बंद करके रखा हुआ था। साहू कौन थे, सन ऑफ संभाजी एंड ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी एंड सेंड देम टू डेक्कन, इनको भेज दिया। राजपूत के साथ इनका, राजपूत के साथ जाट बुंदेला इन सब के साथ रिलेशन अच्छा वो कर दिया था इसने। और सिख के रिलेटेड इनका एक ये है, सिख धर्म के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी को हाई मनसब इन्होंने दिया, लेकिन बाद में आफ्टर डेथ ऑफ 10th गुरु ऑफ सिखिज्म, सिख जो थे वंस अगेन रेज्ड रिवोल्ट, किसके अंदर में, बंदा बहादुर, बहादुर बैरागी कहते हैं शायद, बंदा बैरागी एट लोहरगढ़, जो कि फोर्ट बिल्ड करवाया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, GGS करके लिख दिया हूँ। हिमालय के आसपास, हिमालय के पास था ये। और एक चीज था कि शाही बेखबर जो है इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ग्रांट वगैरह बहुत ज़्यादा दिया करते थे, जिससे एम्पायर जो था इनका इकोनॉमिकली वीक भी हो गया था। इससे ज़्यादा इसके अंदर पढ़ना नहीं है। और बंदा बैरागी जो थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिफीटेड बाय, मतलब बंदा बैरागी, बंदा बहादुर बैरागी जो भी है, अचीवमेंट था इनका कि मतलब हारा गया था वो लोहरगढ़ में, जैसे कि मैंने बताया लोहरगढ़ में 1710 में। इससे पहले जो थे बंदा बैरागी वो किल्ड वजीर खान, सरहिंद का गवर्नर था, उसको बंदा बैरागी जी ने मार गिराया था। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, जहांदर शाह।
अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहादुर शाह के डेथ के बाद पहले तो सक्सेशन का जो डिस्प्यूट हुआ करता था प्रिंसेस के बीच हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, ये नोबल के बीच में शुरू हो गया ये जंग। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रिंस होंगे उनको वेरियस जो नोबल हुआ करते थे उनके कोर्ट के, जैसे कि निजामुल मुल्क मुल्क असफ जहाँ, ये हैदराबाद स्टेट के फाउंडर हुआ करते थे। फिर एक इमादुल मुल्क, इन्हीं के जो ग्रैंडसन हुआ करते इमादुल मुल्क। फिर एक जुल्फिकार खान हमें देखने को मिलेगा, आगे हम देखेंगे इसको। ये तीन तरीके से ये डिवाइडेड हुआ करते थे, जहां सामने लोग देखेंगे ये। ठीक है, अब जहांदर शाह को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इसके समय में मुगल जो था तीन फैक्शनल ग्रुप हुआ करता था। ग्रुप में नोबल का ग्रुप बन चुका था, एक तुर्रानी, ठीक है, तुर्रानी, तर्क और अफगान वाला ग्रुप हुआ करता था, और सुन्नी वगैरह, सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप था। दूसरा ईरानी, पर्सियन, सिया ग्रुप था ये। तीसरा हिंदुस्तानी, ये राजपूत हो गए, इंडियन मुस्लिम हो गया एंड अदर्स। ये पहला फैक्ट हो गया। पेन चेंज कर लेते हैं। अब 1712 आते आते 1712 आते आते 1712 आते आते जो बहादुर शाह का जो चार बेटा था, चार सन, और बहादुर शाह वन, उनके बीच डिस्प्यूट शुरू होने लगा, ठीक है। अब लड़ाई इस तरीके से चल रही थी कि बहादुर शाह का जो डेड बॉडी था ना, वो बिना दफनाए 1-2 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा था। इस वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सबसे कमजोर जो सन था, ठीक है, सबसे लेस एबल जो माना जाता था, जहांदर शाह, वो इसमें विक्टोरियस हो। चार बेटों का नाम जरूरी नहीं है, ठीक है। नोबल, एक नोबल का नाम हमेशा याद रखना है इसके रिगार्डिंग, जुल्फिकार खान, ठीक है। जुल्फिकार खान किस ग्रुप से था? ये ईरानी ग्रुप से ताल्लुकात रखता था। अब ये जहांदर शाह जो था प्लेजर के पीछे पागल था, ठीक है, और इसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था इसके हाथ में था। जुल्फिकार खान समझो यही किंग था, बस पपेट था ये जहांदर शाह इसका। तो किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ से नोबल का बोलबाला मुगल एम्परर के अंदर शुरू हो चुका था। अब जुल्फिकार खान जो था, he believed that it was important to establish relation between, मतलब रिलेशन विद राजपूत राजा एंड दी मराठा सरदार। इसने क्या किया, रिलेशन अच्छा करने की कोशिश की, किसके बीच के बीच, राजपूत एंड मराठास। देयरफॉर रैपिडली रिवर्स द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, ठीक है। तो ये औरंगजेब की जो पॉलिसी थी स्टॉन्च वाली, उसके अगेंस्ट गया ये, मतलब गया, इसको इतना इज्जत देने की जरूरत नहीं है। जुल्फिकार खान जो था, जुल्फिकार खान के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जुल्फिकार खान जो था कुछ कुछ बढ़िया काम किया था, ठीक है। जुल्फिकार खान जो नॉवल था जुल्फिकार खान, इसने जजिया टैक्स को हटा दिया, ठीक है। तोदरमल की जो पॉलिसी थी लैंड रेवेन्यू की, उसको भी हटा दिया इसने। अपना क्या ले आया, इजारा सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इजारा सिस्टम, ठीक है। इजारा सिस्टम जो है इसके थ्रू लाया गया। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सीधा जहांदर शाह टिक करना है, या फिर जुल्फिकार खान अगर आया है वहां ऑप्शन में तो इसको भी कर सकते हैं।
फिर बाय द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विथ, इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू फार्मिंग, मिडिल मैन के थ्रू वसूली की जाती थी। फिक्स्ड अमाउंट जो होता था, इसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट एम्परर को दे दो और जितना वसूली करना है, जितना भी वसूली करना है वो पीजेंट से कर लो, बस ये इसका सिस्टम था। अब जहांगीर शाह जो था, जहांगीर शाह जो था आपका, अपने डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू फारूक सियार, सियार कहाँ पे, आगरा में, जुल्फिकार खान को भी एग्जीक्यूट कर दिया इसने। अब यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि फारूक सियार जो था वो भी एक अलग नोबेल के बदौलत ही सत्ता पर आया। उस नोवेल का नाम क्या था, सैयद ब्रदर्स। क्या नाम था, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, जो कि किंग मेकर के रोल में थे। एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फारूक सियार अपॉइंटेड अब्दुल्ला खान एज हिज वजीर, वजीर के तौर पे इसको अपॉइंट कर दिया गया, वजीर के तौर पे अब्दुल्ला खान को। एंड हुसैन अली खान जो था ये आपका मीर बख्शी था। फारूक सियार जो था इनकेपेबल था, कवर्ड था, ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्थलेस लेटर्स, आसपास जो उसका बड़ाई करने वाला लोग था उसके थ्रू वो बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था। Taking advantage, the two brothers soon acquired dominant control over the affair of the state. Okay. फिर द सैयद ब्रदर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ, इसने क्या किया, ये दोनों ब्रदर ने रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी इसने अपनाई, क्योंकि इसके बिना राज करना पॉसिबल नहीं था। ये बात ये लोग समझ चुके थे, किस तरीके से औरंगजेब की जो पॉलिसी उल्टे पड़ी थी उसको ठीक करने का प्रयास इसने किया। दे बिलीव दैट इंडिया कुड बी रूल्ड हार्मोनियसली only by associating Hindu chief and noble with the Muslim noble in governance. Abolished जजिया, आपने देखा किस तरीके से जुल्फिकार खान ने भी जजिया को खत्म करने की कोशिश की। पिलग्रिमेज टैक्स एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है इस टाइप से, इसको ध्यान देना है क्योंकि ये सब जजिया टैक्स वगैरह ये सब लैंड रेवेन्यू ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फारूक सियार के टाइम में एक इम्पोर्टेंट जो बंदा बहादुर हमने देखा वो पिछले राजा के दौर में देखा हमने, बंदा बहादुर किस तरीके से बहादुर शाह वन के समय में जो हमारा गवर्नर था सरहिंद का उसको एग्जीक्यूट किया उसने, सादत खान शायद था, उसको एग्जीक्यूट किया था इन्होंने बंदा बहादुर जी ने, और बंदा बहादुर जी ने तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया फारूक सियार के समय में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। गुरदासपुर दिल्ली, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए एग्जीक्यूट किया गया, कहाँ किया गया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। गुरदासपुर में प्रिजन में उनको रखा गया और एग्जीक्यूट कहाँ किया गया, एक्यूटेड दिल्ली। ओके फाइन। फारूक सियार के समय में एक 1714 में विलियम हैमिल्टन एक सर्जन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसने इलाज किया फारूक सियार का, क्योर्ड हिम, ये बहुत खुश हो गया उसको लेकर के, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद फारूक सियार जो था अपना मैरिज जो था टू द डॉटर ऑफ अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह जोधपुर का जो था, उससे शादी जो है इसने अरेंज किया अपना, जो कि इलनेस के लिए इसने पोस्टपोन कर रखा था। रिवार्ड टू द कंपनी, इसने फरमान जारी कर दिया, चार्टर जो जिसको कहते हैं फरमान ऑफ 1717, यहीं से भारत की दुर्गति की शुरुआत हो गई। अब इस फरमान के बाद क्या हुआ, जो भी नवाब थे बंगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब फारूक सियार जो था, फारूक सियार जो अपना था, परेशान हो गया था सैयद ब्रदर से, सैयद ब्रदर से परेशान हो गया ये, और उससे छुटकारा चाहता था। ठीक है, लेकिन जो सैयद ब्रदर्स थे वो इनसे भी ज़्यादा चालाक थे। विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ डिथ्रोन्ड एंड मतलब इसको डिथ्रोन्ड कर दिया, मतलब गद्दी से हटा दिया, ब्लाइंड कर दिया और किल भी कर दिया। ठीक है, किसने किया? सैयद ब्रदर्स ने। उनको ये एहसास हो गया कि फारूक सियार उनको हटाना चाहते हैं। इस तरीके से फारूक सियार जो है वो खत्म हो गया, मतलब उसका डेथ हो गया। उसके एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन फारूक सियार, सैयद ब्रदर रेज्ड टू द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन टू यंग प्रिंसेज रफ़ी उद दराजत और एक रफ़ी उद दौला। इसको शाहजहां टू के नाम से था। ये ओपीएम एडिक्ट था, ये एडिक्ट था, डाइसेंट्री से शायद इसका डेथ हुआ था। ये दोनों जो है 1719 में ही इन दोनों का मतलब कहानी खत्म हो गया था। इसके बाद जो था सैयद ब्रदर इसके बाद एक 18 ईयर ओल्ड रोशन अख्तर, बेटर नॉन एज मोहम्मद शाह रंगीला, इनके बारे में कहा जाता है कि अपने दरबार में नंगे घुमा करता था। बहुत ही बड़ा अय्यास, बहुत ही गिरा हुआ किस्म का व्यक्ति था ये। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। सेकंड, ओके फाइन। ये था, 2 था और 3 था। ऑल 3 जो थे पपेट ऑफ किसके? सैयद ब्रदर्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बात किया था कि किस तरीके से जहांगीर शाह के वक्त से नोबल जो था कितना मजबूत हो गया था, हर सेक्शन का नोबल जो था अपना एक आधिपत्य जमाना चाहता था। अब मोहम्मद शाह का रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसने 30 ईयर्स लगभग 1719 से 1748 तक इसने मतलब गद्दी पर ये था बैठा हुआ। तो अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 30 ईयर्स का इसका रीन था। ठीक है, अब सैयद ब्रदर्स जो था बहुत उसने सारा मतलब कोशिश उसने किया था, सारा पॉसिबल कोशिश किया कि बिफ्रेंड ऑल सेक्शन ऑफ नोबिलिटी। फिर भी जो था एक पावरफुल ग्रुप जो था नोबिलिटी का नोबल्स का हेडेड बाय किसके थ्रू? निजामुल मुल्क और मोहम्मद अमीन खान। ठीक है, इसने कंस्पिरेसी किया किसके विरुद्ध? सैयद ब्रदर्स के विरुद्ध। These nobles were jealous of the growing power of brothers. Moreover, the murder of फारूक सियार also frightened many of them. ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार का कत्ल करवाया, तो उससे जो था नोबल्स के बीच में ये मैसेज गया कि ये जब एम्परर को हटा सकता है तो वो खतरा उन पर भी है। ठीक है, और मोहम्मद शाह को भी काफ़ी डिजायर था फ्रीडम का। सैयद ब्रदर्स जिस तरीके से कंट्रोल उनके ऊपर जमाए हुए थे। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको ध्यान में रखना है। मोहम्मद शाह का जो रीन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ढंग से चार्ट बना कर पढ़ते हैं। रेड कलर का ले लेते हैं। मोहम्मद शाह जो था सैयद ब्रदर्स को से फ्रीडम चाहता था, सैयद ब्रदर फ्रीडम चाहता था, तो इसने क्या किया? निजामुल मुल्क पावरफुल
नोबेल, इसके हेल्प से, इसका नाम था असफ जहां, हैदराबाद को इसने फाउंड किया है। इसके हेल्प से सैयद ब्रदर को मरवा दिया जाता है। आफ्टर डेथ ऑफ सैयद ब्रदर, मोहम्मद शाह 30 साल के लिए राज करता है। कहा जाता है कि इस वक्त भी जो मुगल एम्पायर का स्ट्रेंथ था वो काफ़ी अच्छा था। अभी तक यहाँ पर कोई नुकसान विशेष नहीं हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी कि ये फार साइटेड इंसान ही नहीं था, नॉट फार साइटेड, दूरदर्शी ये नहीं था, और बहुत ही वीक माइंडेड, फ्रिवलस एंड केम टू नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, क्योंकि वाइन और वीमेन इसकी कमजोरी थी। आफ्टर द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर ही फेल इनटू द क्लचेज ऑफ, सैयद ब्रदर के बाद ये जो इसके चक्कर में पड़ गया, ये कुकी जीयू कहते हैं, कुकी जिन कहीं कहते हैं, कुकी जिन कहिए इसको। और एक यूनच था, मुगलों को यूनच का काफ़ी शौक था। मुगलों को या मुसलमान लीडर जितने भी थे लड़ाके थे, अलाउद्दीन खिलजी को भी आप देखें, ये सब छक्कों के शौकीन थे। हाफिज खिदमतगार खान, इसके समय में जो पावरफुल नॉबल्स था, अपना एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट खड़ा करने के लिए तैयार था। निजामुल मुल्क हैदराबाद कब फाउंड किया? 1724। दूसरा कौन था? मुर्शिद कुली खान। ये कहाँ पे हुआ? ये बंगाल में हुआ। कितने साल में हुआ? 1717 में हुआ। तीसरा सादत खान कब था? मतलब ये अवध का हुआ 1722। धीरे धीरे करके ये ऑटोनॉमस स्टेट्स की तरह बाहर निकलने लगे, लेकिन रिकॉग्नाइज किया करते थे मुगल्स को। अब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है भारत के इतिहास का, 1739 का इवेंट, 1739। नादिर शाह जो था भारत को इन्वेट करता है, इन्वेटेड इंडिया। मुगलों को बैटल ऑफ करनाल में मुगल को हरा देता है। और इस समय में इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट जो अफगानिस्तान के साइड का जो रीजन है वहाँ से काफ़ी मतलब वल्नरेबल स्थिति में आ गया था। जैसे ही नादिर शाह इन्वेट किया 1739 के अंदर, और इसके समय में मोहम्मद शाह के समय में एक और इवेंट हुआ था। हम इसको क्रोनोलॉजी वाइज देख लेते हैं। 1737 के अंदर पहला जो हुआ, पेशवा बाजीराव 1737 में दिल्ली में इन्वेट किया। दूसरा 1739 नादिर शाह आया, कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन, ये कुछ भी नहीं बचा पाए ये लोग, उसने सारा लूट करके अपने साथ ले जाने का काम किया। बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह नादिर शाह से हार जाता है। ठीक है, नादिर शाह के साथ एक जो वजीर था मोहम्मद शाह का, सादत खान। हम लोगों ने यहाँ देखा कि किस तरीके सादत खान जो था अवध को का फाउंडर था 1722 में। सादत खान जो था नादिर शाह से मिला हुआ था।
नवाब को ये सॉरी मुगल एम्पर मोहम्मद साहब को ये बात पता चली आफ्टर, जब नादिर शाह यहाँ से लूटपाट करके जा चुका था, तो वजीर सादत खान जो कि हु वाज इन कोलिजन विद नादिर शाह एंड हु इनवाइटेड हिम टू इनवाइट दिल्ली कमिटेड सुसाइड। जब नादिर शाह जो था उससे मनी का डिमांड किया, ठीक है, कमिटेड सुसाइड आफ्टर नादिर शाह डिमांडेड मनी फ्रॉम हिम, ठीक है। यहाँ हमारा खत्म हो गया मोहम्मद शाह। अगला एम्पर हम देखेंगे हेलो एवरीवन, आज हम मॉडर्न इंडिया में लेटर मुगल पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने मोहम्मद शाह तक कवर किया था, बट सीधे इस वीडियो से आने से पहले वो पार्ट ज़रूर देख लें। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रोनोलॉजी से। अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है कि किसके बाद कौन आया था नहीं आया था, ये हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पर एक निमोनिक देखा, मैं वहीं से लेकर आया हूँ इसको, कि भाजी BHAG सब जी, ठीक है, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। माँ साहब बोलते हैं राजस्थान के अंदर, माँ साहब। आप क्लियर देख सकते हैं। बी से बाबर, एच से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाहवन, जहांदर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखो ए से अहमद शाह, फिर ए से आलमगीर 2, एस से शाह आलम 2, उसके बाद अकबर 2, उसके बाद बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर, खत्म हो गया। ठीक है, एक बार ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाजी सब्जी फोर से क्या हो गया, फोर्ड वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से पूरा ट्रिक जो है वो बहुत खूबसूरत हो गया। फोर माँ साहब, ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। पूरा क्रोनोलॉजी आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा, कोई लोड नहीं लेना। अब लेटर मुगल 2 के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अहमद शाह को हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेटर मुगल्स के अंदर क्वेश्चन लगातार यहाँ से आते हैं। थोड़ा सा बुक के अंदर जब भी आप इसको पढ़ेंगे, कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है, कहीं आपको कुछ मिलेगा, ये मीर बख्शी कहीं बोलेगा इनको, इमादुल मुल्क जो था उसको, कहीं कहीं बोलेगा कि डिसमिसल के बाद इसको मीर बख्शी अपॉइंट किया गया। इस टाइप से चीज़ें निकल के आती। कभी कहेगा कि अहमद शाह को एलिमिनेट करने के बाद मीर बख्शी मतलब वजीर ये खुद बना था। तो छोटा मोटा कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग, उतना ध्यान नहीं देना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको करके हम जल्दी से निकल जाएंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके, सॉरी फॉर। अहमद शाह जो था, मोहम्मद शाह को हमने पढ़ा, उसका सक्सेसर था। ये जो था काफ़ी वीक रूलर था। इसके बिहाफ पे इसकी मदर जो थी एक पब्लिक डांसर हुआ करती थी, उसके साथ मोहम्मद शाह ने शादी की थी। मोहम्मद शाह रंगीला जिसको कहा जाता था, जो अय्यास किस्म का इंसान था। उसके बाद इसका जो टाइटल इसने धारण कर लिया था किबलाई आलम करके। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस इंफॉर्मेशन दे देना था। ये वीक रूलर था, अपनी मदर के थ्रू ये मतलब सारा जो हैंडल करती थी इसकी मदर करती थी, और मदर भी वीक ही थी, उतना चालाक लेडी नहीं थी ये। एक यूनच हुआ करता था। यूनक मतलब कि थर्ड जेंडर अगर कह सकते हैं आज के डेट में, अगर कहें तो हिजड़ा भी कह सकते हैं। 7000 का मनसब था इसका, और नवाब बहादुर इसको टाइटल देकर रखा गया था। काफ़ी नोटोरियस किस्म का था। और अहमद शाह के टाइम पे 2 बार जो है अहमद शाह अब्दाली ने मतलब कि इन्वेट किया था इंडिया को, और इसके इन्वेजन से बचने के लिए पंजाब और मुल्तान जो है इस रूलर ने अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। अब 1752 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि इमादुल मुल्क जो है, ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम है गाजी उद्दीन फिरोज जंग 3। ये ग्रैंडसन किसका है, हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का जो फाउंडर था शाहजहां, उसका ये ग्रैंडसन था। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरीके से नोबल जो था उसके कोर्ट का, उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इमादुल मुल्क भी उसमें से एक है, ठीक है। इसको टाइटल क्या दिया गया, अमीर उल उमर, ठीक, और मीर बख्शी के तौर पे इसको लाया गया। और वजीर जो हुआ करता था 1748 के अंदर, वजीर था आपका सफदर जंग, ठीक है। ये सेकंड नवाब ऑफ अवध था। ये पिछले लेक्चर में फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, किस तरीके से अवध जो है वो मुगल से हट करके बना था, उसको वहाँ से देख लेना है। इसलिए ये लेक्चर देखने से पहले वाला लेक्चर देख लेना है। सेकंड नवाब ऑफ अवध ये था, और इसी के रिकमेंडेशन पे इमादुल मुल्क को मीर बख्शी के तौर पे उसे वहाँ पर लिया गया था।
अब आप देख सकते हो इमादुल मुल्क के बारे में मैंने कह दिया कि ये असफ जहाँ का पोता था, ठीक है, असफ जहाँ का पोता था ये। अब इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, एक सफदर जंग जो था, सेकंड नवाब ऑफ अवध, जिसको कि वजीर अपॉइंट किया गया था, इसने जो है जो हिजड़ा था जावेद खान, उसको इसने मार दिया। ओके, ये किल्ड हिम। मारने के बाद क्वीन जो है इसको डिसमिस कर देती है और अपॉइंट किसको करती है, इमादुल मुल्क को। दो थियरी है इसके रिगार्डिंग। कहीं लिखा गया है कि अपॉइंट नहीं किया जाता, बाद में खुद ही अपने आप को डिक्लेयर करता है, लेकिन बुक क्राउन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। दो बुक से मैं इस लेक्चर को तैयार कर रहा हूँ, क्राउन में ऐसा दिया है और फिर बाद में वजीर आप देख सकते हो यहाँ पे भी बना है, आफ्टर किलिंग अहमद शाह। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस इतना ध्यान दो कि बाद में ये वजीर बन गया था। क्वीन डिसमिस की सफदर जंग को, उसके बाद वजीर का पोस्ट खाली था तो बन गया। विद टाइम जो था ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो गया। अहमद शाह ने जो है मतलब इसको हटाना चाहा था एक बार, लेकिन ये काफ़ी चतुर चालाक आदमी था। ये इसने अलायंस कर लिया किसके साथ, सदाशिव राव भाऊ मराठा के साथ जो है इसने अलायंस कर लिया, गठजोड़ कर लिया। और किसको क्या किया, ब्लाइंड कर दिया अहमद शाह जो रूलर था आपका, ठीक है। ये रूलर अहमद शाह, रूलर को ब्लाइंड कर दिया गया। नाउ इमादुल मुल्क जो बन हुआ वो किंग मेकर के रोल में आ गया, सबसे स्ट्रांग नोबल के तौर पे उभर कर आया और पपेट रूलर को लेकर के आया, किसको, आलमगीर टू को। ये आलमगीर टू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रुक करके आराम से देखना। आलमगीर टू का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 1759, ठीक है, 1754 से 59 के बीच इसका रिन रहा है, ठीक है। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। उधर आप एक और चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप सर्च करना, एक चीज़ सर्च करना आप, कैनेटिक वार, जो कि फ्रेंच वर्सेज ब्रिटिश के अंदर चल रहा था। इधर ये लोग आपस में लड़ रहे थे, उधर फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ रहा था। ये लोग खुद से भी कमज़ोर हो रहे थे, फिर यही लोग जाकर के ब्रिटिश से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके हैं लड़ के, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे कि 1759 के अंदर इमादुल मुल्क जो है आलमगीर टू को मार देता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा बाद में इसको देखेंगे, उसके पहले और भी है इंपॉर्टेंट। अब जो अहमद शाह अब्दाली जो था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ 1757 में हुआ, 1757 में उधर हो गया। अहमद शाह अब्दाली जो था 1757 में इमादुल मुल्क को इनवाइटेड, मतलब इमादुल मुल्क जो था इसके इनवाइटेड मराठा टू ड्राइव आउट अफगान प्लस रोहिला। आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि 1757 में इमादुल मुल्क जो ग्रैंडसन जो था सब जहाँ का, वो मराठा को इनवाइट करता है किसको हटाने के लिए, अफगान और रोहिला। अब आप सोचें कि अफगान और रोहिला को क्यों, कहाँ से आ गया ये। एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पे कि देखो अब्दाली कितनी 1749 और 1752 में जब इन्वेट किया इंडिया को, तो इसने जो है रिकॉग्नाइज किया आलमगीर टू एम्परर को, इमादुल मुल्क एज ए वजीर, ठीक है, इमादुल मुल्क वजीर इसको रिकॉग्नाइज किया, एम्परर को भी रिकॉग्नाइज किया। रोहिला चीफ जो था नजीब उद्दौला, उसको मीर बख्शी बनाया, ओके। और अपने बेटे तैमूर जो था, तैमूर शाह, उसकी शादी आलमगीर टू के डॉटर से कर दिया और सुप्रीम एजेंट एज ए वाइस राय कोर्ट में उसको छोड़कर चला गया, ठीक है। तो वही आप देखोगे कि बाद में 1757 के अंदर इमादुल मुल्क जो है मराठा को फिर से इनवाइट करते हैं। पहले तो ये दूसरों को मारने के, अपने रूलर को मारने के लिए किया, लेकिन बाद में अफगान प्लस रोहिला, कौन रोहिला, मीर बख्शी, और अफगान तैमूर को इसकी सहायता से हटा दिया, ठीक है। अब इसी का बदला लेने के लिए अब्दाली जो है इन्वेट किया था 5वीं बार, ओके, 5वीं बार। ये 1757 के अंदर जब आया था ये 4th टाइम, उस वक्त ये सब काम करके गया था, ठीक है। ऊपर भी आ चुका है 1 2 3 और एक टाइम का भी आया होगा, लेकिन 1757 में इसको रिकॉग्नाइज किया, इमादुल मुल्क को किया, रोहिला चीफ को किया। कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक क्रोनोलॉजी में आपको बता रहा हूँ ताकि एक समझ विकसित हो सके। अब्दाली 5वीं बार जब आया 1759 में, 2 साल के बाद जो है मराठा को 1761 के अंदर 3rd बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हरा दिया, ठीक है। अब 1759 के अंदर, ठीक है, इमाद जो था, जैसे कि मराठा को, तो मतलब जैसे कि इसने मराठा को बुलाया अफगान और रोहिला को भगाने के लिए, उसी का बदला जो है अब्दाली लेने आया, अपने बेटे को जिस तरीके से हटाया उसने, उसी का बदला। अगर ये नहीं किया होता तो 3rd बैटल ऑफ पानीपत होता ही नहीं, क्योंकि वो तो रिकॉग्नाइज करके गया था। यहाँ देखो आप, वो तो एम्परर को रिकॉग्नाइज करके गया है, वजीर को करके गया है, अपना मीर बख्शी बिठा के गया है, बेटा को बिठा के गया है, सुप्रीम एजेंट को, वो क्यों आएगा आपको इन्वाइट करने।
तो ये इमादुद्दौला जो था इंपॉर्टेंट रोल निभाया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, इसका जिक्र जरूर करें एग्जाम के अंदर अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो। 1759 के अंदर ये क्या किया था, जब इन्वेट करने को बुलाया था मराठा को, आलमगीर टू को भी इसने मार दिया था। और किसको बिठाया अपने पपेट रूलर को, शाहजहां थ्री को, ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब, कामबख्श जो बेटा था औरंगजेब का, उसी का ये बेटा था, यंगेस्ट सन ऑफ औरंगजेब। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जानकारी के लिए। इसका शाहजहां थ्री को शायद मैंने इसके अंदर जोड़ा भी नहीं है इस क्रोनोलॉजी के अंदर, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो लेक्चर लंबा नहीं करेंगे, इतना काफ़ी है। आलमगीर टू हम अब देख लेते हैं कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। भाजी, BHAJI, हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे बेसिकली। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, लेटर मुगल, यहाँ से शुरू होता है। ये आपका मेडाइवल का पार्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये डिक्लाइन ऑफ मुगल यहाँ से होता शुरू हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुगल। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये भाजी सब्जी फॉर मास, आप याद रखें। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अहमद शाह पढ़ लिया, आलमगीर टू पढ़ लिया। अब बचा मात्र शाह आलम टू, अकबर टू एंड बहादुर शाह जफर, जो कि 10 मिनट के अंदर अगले लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, इसको लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, आज हम लेटर मुगल का जो चैप्टर हमारा था उसका ये लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम आज इसे हम फिनिश कर लेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि वीडियो जो है लेस देन 10 मिनट्स, मतलब 10 to 12 मिनट्स तक का ही रहे। ठीक है, ताकि शॉर्ट में रिवीजन के लिए बढ़िया रहे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से स्टार्टिंग से मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं एक बार रिकैप के तौर पे इसको कर देता हूँ। हमने देखा हिस्ट्री पढ़े थे, क्रोनोलॉजी के थ्रू हम लोग पूरी हिस्ट्री को देखेंगे। स्टार्ट कहाँ से किया हमने, डिक्लाइन ऑफ मुगल, कहाँ तक करेंगे, 1947 तक करेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। ठीक है, और स्पेक्ट्रम बुक को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे इसमें, मतलब कंटेंट सब में सेम होता है, लेकिन जो क्रोनोलॉजी जो स्टोरी फॉर्मेट में इसके अंदर दिया है, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए ये बुक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए बढ़िया, लेकिन ये जो सीरीज है बस समझने के लिए एक अच्छे तरीके से प्री को ध्यान में रखते हुए हम इसको तैयार करेंगे। और जो कन्फ्यूजन होता है ना, जो इवेंट को हम लोग जोड़ नहीं पाते हैं, इवेंट को एक दूसरे से जोड़ नहीं पाते हैं बहुत लोग, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, कि जैसे कि नॉर्थ इंडिया में कभी कुछ हो रहा है तो साउथ इंडिया में क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपका मतलब आप समझ सकते हैं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अकबर के समय में। ठीक है, साउथ इंडिया में कौन रूल कर रहा था, क्योंकि अकबर तो साउथ इंडिया में रूल नहीं कर रहा था। तो इस तरह की चीज़ें हम अच्छे तरीके से एक जगह पर देख लेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक कर चुके थे पिछले लेक्चर्स के अंदर, ये हम देख लेते हैं। ये हमने ट्रिक देखा था भाजी सब्जी वाली, ये यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, मुझे लगता है यहाँ से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया पिछले लेक्चर में, ये भी हो गया। अब शाह आलम अकबर बस दो बचा है, एक इंपॉर्टेंट है बस ये शाह आलम वाला, बाद बाकी दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा उधर उसके बारे में दिया नहीं गया है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। तो बिना समय गवाए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम जल्दी से अपने कंटेंट पे आते हैं। तो शाह आलम का नाम तो जो था वो अली गौहर भी था। ठीक है, 1760 और 1806 के बीच में इसने रूल किया था। फिर आपका ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उस वक्त मराठा जो थे काफ़ी डोमिनेंट हो चुके थे। ठीक है, उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में उनका जो भी मतलब वॉर वगैरह होता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस उनका होता था। कौन थे, सदाशिव भाऊ जो थे, इसकी मदद से शाहजहां थ्री को डिपोज कर दिया गया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, है ना। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इमाद जो था, क्या नाम था इसका, इमादुल जहाँ करके जो ग्रैंडसन था असफ जहाँ का, जो हैदराबाद का फाउंडर था, ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब था, कामबख्श का बेटा था औरंगजेब का सबसे यंगेस्ट वाले का। ठीक है, इतना डिटेल जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको भी सदाशिव भाऊ के मदद से इसको भी गद्दी से उतार दिया गया, और फिर जो है किसको इंस्टॉल किया गया, अली गौहर, शाह आलम टू जिसको कहते हैं। ठीक है, ये किसका बेटा था, सन ऑफ आलमगीर। ठीक है, आलमगीर टू, आलमगीर टू कहाँ हमने पढ़ा, आलमगीर देखो यहाँ हमने पढ़ा आलमगीर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, इमाद किल्ड आलमगीर टू, देखो जिसको मारा उसी के बेटे को गद्दी पर फिर बिठा रहा है। तो मेरे लिए एक पपेट की तरह से मुगल एम्पर थे, कि समझ लो औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर आए सब पपेट थे। किसके हाथों, या तो नॉबल्स जो थे, इंपॉर्टेंट नॉबल्स, और मराठा उनको यूज करते थे जिस तरीके से वो चाहे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वाई अपॉइंटिंग पपेट्स ओनली विद इन द लीनिएज ऑफ मुगल्स। ठीक है, सिर्फ मुगल के खानदान से क्यों उठाया जाता था। ठीक है, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये अथॉरिटी के लिए, कि सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस किसके अंदर, जनरल पब्लिक, नॉबल्स जो हुआ करते थे। तो अगर नॉबल्स के बीच से किसी को बना दे तो आपस में विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, उसी के फैमिली के लोगों को गद्दी पर बिठाने का काम करते थे।
अब आगे हम देखेंगे शाह आलम टू, हमारा अगला एम्पर। ये जो था ये थोड़ा करेज वाला आदमी था, ठीक। इसके अंदर था वो करेज कि मतलब स्टैंड ले सके अपने आप पे, लेकिन चीज़ें जो थी वो इसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, डैमेज कंट्रोल होना मुश्किल हो चुका था, ठीक है। मैंने अब इसको देखो, पहला जो कंटेंट हमारा रहा देखो किस तरीके से, ये फर्स्ट कंटेंट हमारा था फर्स्ट डे, जैसे तैसे मैंने इसमें लिखा हर जगह पे। दूसरा दिन मैंने बोर्ड पे ट्राई किया इसको, लेकिन तीसरा दिन आज जो है वो मैंने इसको ढंग से इसको बनाने की कोशिश की है, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर, दो इंपॉर्टेंट बैटल इसके रेंज में हुआ। साउथ इंडिया में क्या हो रहा था उस वक्त, फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ रहे थे, ठीक है। आप जाकर एक बार कर्नाटिक वार का डेट देखो 1 to 3, ठीक है, और इससे लिंक करने की कोशिश करो। दो बैटल हुए, बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुआ 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब 1761 के अंदर अब्दाली जो है फिर से भारत पे आक्रमण करता है, शाह आलम को एम्परर बनाकर चला जाता है, ठीक है, और नजीब उद दौला को क्या बनाता है, मीर बख्शी। लेकिन शाह आलम जो है 12 साल तक दिल्ली में वो रहा नहीं। क्यों नहीं रहा, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुकी थी। जो ये नजीब उद दौला है इसके पूरे खानदान ने गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है। इसको इसलिए शाह आलम टू को फ्यूजिटिव मुगल एम्परर भी कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूजिटिव मुगल मतलब भगौड़ा हो गया एक तरीके से। अब आगे देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर के समय में इंग्लिश आर्मी जो थी ये जीत चुकी थी, ठीक है। शुजा उद दौला अवध, शाह आलम टू मुगल एम्परर था, और मीर कासिम बंगाल, ये तीन लड़ रहे थे इधर से, और इधर से ब्रिटिश आर्मी मुंडो के नेतृत्व में लड़ रही थी। मुंडो और क्लाइव उस वक्त हुआ करते थे, ठीक है। दो टीटी होती है इलाहाबाद की, फर्स्ट टीटी होती है अगस्त 12 1765, किसके बीच होती है, शाह आलम टू और इंग्लिश के बीच में, ठीक है। इसमें 26 लाख पेंशन दिया जाता है शाह आलम टू को, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोड़ा इलाहाबाद इसको देता है, गुजर बसर करो तुम इस पे जाओ। अब इन रिटर्न अंग्रेजों को क्या मिलता है, दीवानी राइट्स, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का, कहाँ का, बंगाल और बिहार का। सेकंड टीटी जो होती है, दो टीटी है इसके अंदर, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर दो टीटी है, एक 16 अगस्त 1765 इंग्लिश और शुजाउद्दौला के बीच, जो कि अवध का किंग कह लो एक तरीके से। डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हम बंगाल का जब हम देखेंगे स्पेसिफिक तब इसमें डिस्कस करेंगे डुअल गवर्नमेंट को, ठीक है। यहाँ पे लागू किया, फिर वैरेन हास्टिंग आते हैं तो डुअल गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ से सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूजिटिव मुगल एम्परर, सीधा यहाँ देखो फ्यूजिटिव, इसको क्यों कहा जाता है, 12 साल के ड्यूरिंग हिज एब्सेंस जो होता है अनडिस्प्यूटेड पावर। ये जो नजीब उद दौला था रोहिला का किंग का था, जब 1761 के अंदर ये आपका अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर आक्रमण करता है, तो उसने जो है अपने जो लोगों को है वो बिठा देता है वहाँ पर। एक मीर बख्शी नजीब उद दौला जो कि रोहिला का किंग हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, उसका बेटा था जबीता खां, उसका बेटा था गुलाम कादिर, ठीक है, सन ग्रैंडसन, ये दोनों जो है पूरी गद्दी पर शासन जमा कर बैठ चुके थे। इसीलिए 12 साल तक इसको दिल्ली में घुसने नहीं दिया, ठीक है, शाह आलम टू को। आप यहाँ पर मैंने इसके बारे में चर्चा जरूर की होगी, देखो आप, रिकॉग्नाइज आलमगीर टू एम्परर, ठीक है। उस वक्त आलमगीर टू को तो मार दिया, इमादुल मुल्क जो था वजीर था, रोहिला चीफ नजीब उद दौला मीर बख्शी, ठीक है। सन तैमूर मैरिज विथ आलमगीर टू डॉटर सुप्रीम एजेंट के तौर पे वहाँ पर छोड़कर गया था। पिछले लेक्चर जब आप देखोगे, पिछला लेक्चर तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसका जो पेन नेम था वो आफ्ताब के नाम से ये पोएट्री भी लिखा करता था, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं, 5 नंबर हमने देख लिया, अब 6 नंबर पे आते हैं कि मराठा जो थे। अब देखो यहाँ पर जो फ्यूजिटिव इसको मतलब एम्परर कहा गया, तो मराठा ने उस वक्त मदद की इसकी शाह आलम टू जो एम्परर जिसको भगा दिया गया दिल्ली से, महाजी सिंधिया जो थे रिइंस्टेटेड हिम, जैसे कि शाह आलम टू को दोबारा एम्परर के तौर पे वहाँ पर स्कॉट करते हुए इसको दिल्ली लाए वो, और फिर उस सबको हटा करके दिल्ली के अंदर इनको स्थापित किया। सिंधिया जो थे वो रिमेन ओवर लॉर्ड ऑफ दिल्ली अंटिल दौलत राव सिंधिया डिफीटेड बाय लॉर्ड लेक इन 1802। आगे हम इसको देखेंगे, ट्रीटी ऑफ बैसीन वगैरह जब हम पढ़ेंगे आगे मराठा, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर शाह आलम टू को हमारा जो है मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो हम ज़्यादा यहाँ से डेविएट नहीं होंगे क्योंकि जल्दी खत्म करना है इसको, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, ठीक है। बस एक क्रोनोलॉजी में बता रहा हूँ एक कहानी के तौर पर, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में जाए। फिर आगे क्या होता है, ठीक है, ये जो जबीता खान जो था, ठीक है, जबीता खां, यहाँ पे आप देख सकते हो जबीता खां, ठीक है। हितसन गुलाम कादिर भी हमने देखा। इनकी पूरी फैमिली को प्रिजनर बना लेते हैं मादाजी सिंधिया के सहारे। और ये जो गुलाम कादिर है, जो वहाँ का मीर बख्शी नजीब उद दौला था, देखो यहाँ नजीब उद दौला या इस जगह पर इसको सर्वेंट की तरह काम कराता है इसके पोते को, ठीक है, जो कि गुलाम कादिर था। लेकिन कुछ साल बाद जो है 1787 के अंदर
इसने अगेन फोर्स कर दिया कि शाह आलम टू को, थोड़ा सा कमज़ोर जब शाह आलम टू हुआ, मीर बख्शी के तौर पे अपॉइंट इसको फिर से कर दिया। इतना प्रेशर बनाया होगा इसने। 1 सेकेंड, ओके, मैं इसको जूम करता हूँ। अगेन केम टू टेक रिवेंज। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर से जो है डिफरेंस यहाँ पर इन लोगों के बीच में आ गया, फिर इसको दिल्ली से जाना पड़ गया। ठीक है, और फिर से 1787 में ये फिर से आया। फोर्स एम्परर अपॉइंटेड हिम, मीर बख्शी, फिर से लड़ाई हो गई। फिर से 1787 के अंदर ये आया दिल्ली और बदला लेने के मूड में ये आया दिल्ली। उसके बाद इसने एम्परर को जो है अंधा कर दिया। शाह आलम टू को इसने अंधा कर दिया। कौन? गुलाम कादिर, किल्ड बाय माधाजी सिंधिया। जो गुलाम कादिर था, इसने ब्लाइंड मुगल एम्परर, इसको इसलिए कहा जाता है, किसको कहा जाता है? शाह आलम टू को ब्लाइंड मुगल एम्परर भी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद जो गुलाम कादिर था वो माधाजी सिंधिया के द्वारा मार दिया जाता है। आगे हम देख लेते हैं। हमने लगभग सारे फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। शाह आलम पावर जो होता है, मतलब इतना गिर चुका होता है उस वक्त। एक कहावत है कि सल्तनत शाह आलम अजय दिल्ली टू पालम, मतलब कि इसका एम्पायर इतना घट गया कि दिल्ली जैसा जगह से एक पालम जैसी लोकेलिटी है दिल्ली के अंदर, वहाँ तक सीमित रह गई। पर्सियन में शायद ये कहावत है। कभी भी ये स्टेटमेंट देके पूछे तो याद रखिए शाह आलम टू। इसका मेन जो तो था बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर स्क्रीन में हुआ, तो बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अब कुछ है नहीं बचा शाह आलम टू में, तो फिर एक डू यू नो करके मैंने एक सेक्शन में वाई मराठा नॉट जॉइंट बैटल ऑफ बक्सर। मैंने भी फिर खोजा कि आखिर बैटल ऑफ बक्सर में मराठा जो है वो भाग क्यों नहीं लिए, जब हर जगह पर उसके इंटरनल मैटर में जब ये इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उस वक्त ये कहाँ थे जब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था। ठीक है, तो ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों आखिर ज्वाइन नहीं किया? आप कोई भी बुक उठा के देखो, जनरली नहीं मिलता है। शायद अगर दे दे कोई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो किताबें पढ़ी हैं एक दो उसके अंदर नहीं है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था। ठीक है, उसमें अब्दाली जो है, अब्दाली और मराठा के बीच लड़ाई हुई थी। मराठा जो थे वो हार गए थे, ये लॉस्ट द बैटल। अब एक कारण तो ये रहा कि वो काफ़ी कमज़ोर थे उस वक्त। दूसरा था कि कन्फ्लिक्ट विद द नवाब ऑफ अवध। ये मेन पॉइंट है, ये मुझे खोजने के बाद मिला। नवाब ऑफ अवध जो थे वो जो है अब्दाली के साथ उसने हाथ मिला लिया था। इस कारण जो है मराठा जो है उसका, क्योंकि ये भी एक अलाई था। ठीक है, अवध का जो नवाब ऑफ अवध जो है वो भी लड़ रहा था बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, तो इस कारण से भी मराठा ने साथ नहीं दिया था। अब तीसरा कारण इंटरनल स्ट्रगल एंड शिफ्टिंग प्रायोरिटीज। डेथ हो चुका था उनके की लीडर्स का। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ ईस्ट इंडिया से कि बंगाल वाले रीजन में वो इन्वॉल्व नहीं थे, ये कारण था। उनका जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये था ना प्रोविंस, उसके अंदर उसका फोकस हुआ करता था, रोहिलाज। ठीक है, हमने देखा ना अभी किस तरीके से नजीब जो था, देखो आप यहाँ पे है ना, ये रोहिला चीफ नजीब उद्दौला, इन लोगों को ही इन लोगों ने मार के भगाया था। तो वहाँ से आक्रमण वो लोग करते रहते थे, तो वहाँ से इधर की तरफ आना थोड़ा मुश्किल था उसके लिए, ये कारण भी हो गया। फिर चौथा कारण हम देख लेते हैं। अफगान जो थे, फर्स्ट एंग्लो से अफगान वार कब हुआ था? 1839 टू 1842 लॉर्ड ऑकलैंड। सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878 टू 80 लॉर्ड लिटन। ठीक है, मेजर थ्रेट हुआ करते थे, और आप देख सकते हो काफ़ी लंबा तक, मतलब ये लोग जो है उस रीजन में रूल किया इन लोगों ने, तो आसान नहीं रहा था ब्रिटिशर्स के लिए भी इनको हराना। एक था स्ट्रैटेजी, चौथा नंबर लास्ट नंबर कारण कि सम मराठी लीडर वेयर अप्रोच्ड, बट उनके बीच जो है यूनिटी नहीं बन पाई आपस में, इस कारण से वो वॉर को ज्वाइन नहीं किया, बैटल ऑफ बक्सर को। अगर ये ज्वाइन करते तो कभी भी बैटल ऑफ बक्सर जो है इंग्लिश नहीं जीत पाते, क्योंकि कितना भी कमज़ोर थे मराठा उस वक्त, तो मुझे लगता है 1664 के अंदर वो मजबूत पोजीशन में आ चुके थे। तो ये कहना कि कमज़ोर थे ये सही नहीं है। और इसका एक ट्रिक भी है, एंग्लो अफगान वॉर को याद रखने के लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर सारा वॉर जो है ट्रिक से हम कवर करेंगे। एक भी वॉर जो है, जितना भी इंपॉर्टेंट वॉर है, एंग्लो सिख हो गया, बर्मीज़ हो गया, आपका मराठा वार हो गया, एंग्लो मराठा हो गया, सारे का ट्रिक है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ यहाँ पर। अब शाह आलम टू के बाद देख लो चार्ट में चल के, शाह आलम टू के बाद कौन है भाई? अकबर टू है। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह जफर टू। अब अकबर टू में देख लेते हैं, दोनों छोटा छोटा खत्म हो जाए, कुछ है ही नहीं इसमें। आप एक चीज़ देखो कि अकबर टू जो है 1806 से 37 तक इसने रूल किया। फर्स्ट डेट अगर ध्यान रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसका एक ही अचीवमेंट है भाई कि राजा टू राम मोहन रॉय, राजा का जो उपाधि है इसने राजा राम मोहन रॉय को दिया था, और उनको इंग्लैंड भेजा था 1830 के अंदर। ठीक है, किसके कोर्ट में? तो ये क्वेश्चन
मुझे नहीं पता पूछा है या नहीं पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इंग्लैंड भेजा पेंशन के लिए, ये सब कोई जानता है, लेकिन किसके दरबार में भेजा ये नहीं जानते हैं लोग, तो इस बात को ध्यान रखें। किंग विलियम IV, ये जैसे कि 1 लाइनर एग्जाम होता है, रेलवे, SSC, आपका बिहार का बहुत एग्जाम होता है, बिहार पुलिस, बिहार SI, बिहार सीरियल, ये सब एग्जाम में आराम से ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। और क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि राजा राम को, मोहन रॉय को किसने राजा की उपाधि दी, तो अकबर टू सबको रट के रखते हैं, ठीक है। सबको पता है कि इंग्लैंड को भेजा गया 1830 के अंदर, लेकिन ये नहीं पता कि किसके दरबार में भेजा गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज नोट इट डाउन। अब राम मोहन रॉय जो है सक्सेसफुली जो होते हैं कन्विंस कर लेते हैं गवर्नमेंट को कि इंक्रीज द पेंशन ऑफ द एम्परर, 30,000 पाउंड, शायद 30,000 पाउंड जो है उनका एनुअली इंक्रीज करवा देते हैं। और आप हाँ जानते हैं कि 1833 के अंदर ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको ध्यान रहे। अब बच्चा बहादुर शाह जफर 1837 से 57, लगभग 20 साल का कार्यकाल। पेन नेम जफर, रोट उर्दू पोएम्स, लेड रिवोल्ट 1857, आफ्टर डिफीट जो है इसके इनके सन को इनकी आंख के सामने रेड फोर्ट के अंदर अंग्रेज जो होते हैं ठोक देते हैं इनको, और यहाँ से मुगल साम्राज्य जो है मतलब लीनियज शायद खत्म ही हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, प्रॉपर वे में, ठीक है। डिपोज्ड प्लस एक्साइल्ड आउट ऑफ इंडिया, कहाँ भेज दिया गया, रंगून, हजारों बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। डाइड 1862, यहाँ हमारा लेटर मुगल का खत्म हो गया हमारा सीरीज, ठीक है, मतलब एक जो पूरा वीडियो है। फिर एक लास्ट, अब देखो फैक्ट देख लो, मैंने 2 बुक इसको फॉलो किया है, पहला सोनाली बंसल जो बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, दूसरा क्राउन जी के, लूसेंट को मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो क्राउन का मॉडर्न काफ़ी अच्छा है। BPSC में तो बहुतों बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे से उठाकर डाला हुआ था, मुझे पता नहीं इससे डाला होता, लेकिन यहाँ से मिल जाता है क्वेश्चन। लास्ट मुगल एम्परर जो है, कुछ फैक्ट फाइल वहीं से मैं लाया हूँ, क्राउन का ही है। मोहम्मद शाह लास्ट मुगल एम्परर, 1 नंबर हो गया, जो कि पीकॉक थ्रोन पर बैठा था, ठीक है। द जिज मोहम्मद शाही, अ बुक एस्ट्रोनॉमी वाज रिटन बाय सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिज मोहम्मद शाही अगर कोई देखेगा तो तुरंत उसको मार सकता है कि ये मोहम्मद शाह ने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर ने लिखा है। अब चिन किलिच खान निजाम उल मुल्क कौन है ये, डिफीटेड मुबारक खान द मुगल वाइसराय ऑफ डेक्कन इन द बैटल ऑफ सकरा खीरा इन 1724 एंड एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट असफजाही डायनेस्टी इन हैदराबाद। ये आपका तीसरा फैक्ट है, इसको रट लो, हैदराबाद का फाउंडर था ये चिन खिलिच खान, असफजाह का टाइटल लिया था इसने, ठीक है। इसके वंशज को क्या कहते हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद। अब चौथा फैक्ट हमारा है, मोहम्मद शाह वाज मुगल एम्परर ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, ये सारा हमने डिस्कस किया डिटेल में, वीडियो देखोगे समझ आ जाएगा। बहादुर शाह टू वाज लास्ट मुगल एम्परर, हाँ ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एथिक्स को डाल दिया भाई। चलो, वाई शुड वी बिकम एथिकल, इसका भी मॉरल करेज। यहाँ पर हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा जो लेटर मुगल से एक वीडियो में क्लब करके एक जगह पर इसको डालने के बाद मैं इसके बाद जस्ट उसको डाल दूंगा। क्या होगा उसका टाइटल, 1 शॉट लेटर मुगल्स करके, ताकि एक बार में लोग देख लें पूरा, और स्पीड उसको कर दिया जाएगा 2 स्पीड, ठीक है। इसको स्पीड में देखना और रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू, यहाँ पर हम बंद करते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में। और पूरा मॉडर्न करना है हमें, अच्छे तरीके से करना है, तो ठीक है, गुड नाइट।